पॉजिटिव साइन पूरी दुनिया में देखा जा वो रहा एक था। पॉजिटिव एग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे, ये कुछ इस टाइप की जी न्यूज़ हाँ, बीच में वो थी। बिल्कुल हो रही था, लेकिन अब यहाँ पे जो है ये वॉलेटाइल सिचुएशन है और हमें प्राइसेस में भी वॉलेटिलिटी जो है वो हमें नज़र आएगी। तो ओके। इट इज़ नॉट ओनली दैट कि प्राइस नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, बट ये कि प्राइसेस वॉलेटाइल हैं। लाइक आप कोल की प्राइसेस देख लें तो वो 450 का लेवल टच करके अब जो आज से जो फ्यूचर ट्रेड होने शुरू हुआ है अप्रैल का, वो अराउंड 270 275 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि प्राइसेस सेटल कहाँ पे होंगी। डायरेक्शन लेस हैं इस वक्त चीज़ें वॉलेटिलिटी की वजह से। राइट। अगर ऑल्दो हमारे पास ईरान या इधर से जो है वो कुछ कुशन मिल जाए, सैंक्शंस वगैरह हट जाएं, तो यहाँ से बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है यहाँ से, और वो जो सप्लाई डिमांड वाला जो सिनेरियो होगा वो मार्केट प्राइसेस को और इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस को वो बिल्कुल। फिर डिटरमिन करेगा। राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर लोकल मार्केट को देखें थोड़ा सा, क्या इम्पैक्ट ले रहे हैं ग्लोबली चेंजेस का डेली बेसिस पे? क्योंकि इन्फ्लेशन एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है चीज़ों से जब हम जो है वो इम्प्लीमेंट करने के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनली जब डेली चेंजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान में आप इन्फ्लेशन को कहाँ देख रहे हैं? देखें, इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पे भी संभल तो नहीं रहा, हर जगह पे एक अपवर्ड ट्रेंड नहीं चल रहा है। तो पाकिस्तान भी, क्योंकि एक हम लोग अपनी इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। हम जा रहे हैं, बट उस जगह तक पहुंचने में हमें टाइम लगेगा। तो जब तक वो नहीं होगा, हमारे पास भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल है, बिकॉज अगर इंटरनेशनली अच्छा, हमने इन हाउस बड़े सारे मेजर्स लिए हुए हैं, बड़े चीज़ों को कैलकुलेट करके चीज़ों को अलाइन किया हुआ है। बिल्कुल। देखें, इन हाउस तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे अपने इख्तियार में है, बट इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस अगर अपवर्ड ट्रेंड में है तो वो हमारे इख्तियार में नहीं है। लाइक हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं और हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑयल प्राइसेस अगर $150 या $200 जस्ट सपोज कि अगर वहाँ तक जाती हैं, तो उसका तो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आना है, और जो कि हमारे इख्तियार में भी नहीं है। फिर हम डोमेस्टिकली कितने भी मेजर्स ले लें, लेकिन वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है, जिसके हम कोई भी मेजर्स नहीं ले सकते, तो वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल फिर वो एक अलग डिबेट हो जाएगी कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता, ऑयल यूजेज कम होती, हम इंपोर्ट कम बनाते हैं, बहुत सारे फिर वो बोलते ना इफ और बिल्कुल वो इफ एंड बट्स अगर वो फिर आ जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें फिर भी हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। राइट राइट राइट, यही एग्जैक्टली। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। क्या ओवरऑल अब जो टेक्निकल टर्म से बात करें, 43,500 से अबव आज का क्लोजर है इस वीक के अंदर, और खासकर आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर की बात कर लेते हैं, 2-3 मंथ्स, कहाँ देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स, और कहाँ देख रहे हैं मार्केट की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना इन्वेस्टर्स का, वो? आई थिंक कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त मार्केट के अंदर है, ये अगर चीज़ क्लियर होगी तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगी और ऑटोमेटिकली मतलब हमें चीज़ें बेहतर ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। जो कि मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया भी था बीच में, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नॉइज वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पाई। इस वजह से आप देखें कि बीच में 2-3 स्पेल्स ऐसे आए हैं जिसमें मार्केट हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखी है, लेकिन आफ्टर अ डे और टू वो मार्केट वहाँ से दोबारा नीचे आ गई है। राइट। बिकॉज जिस तरीके का आपका पॉलिटिकल सीन है, सूनर और लेटर इसने ख़त्म हो ही जाना है। लाइक 2 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन, उसके बाद चीज़ें। लेकिन लोग ये भी तो थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक तो है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्यूरियस भी है कि होगा क्या। अब अगर चीज़ें अगर थोड़ी सी मेसअप हो जाए तो उसके भी थोड़े से रिपरकशंस है जो मार्केट भुगतेगी। ऑब्वियसली मार्केट हमेशा से, यहाँ पे कोई डिसीजन नेगेटिव हो जाता है या फिर अगेंस्ट हो जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ना उसको सेंटिमेंट्स दिखाती है। लेकिन मेरे ख्याल में अब जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो चीज़ों में नीचे जाने का रूम बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत अरसे से नेगेटिव इम्पैक्ट चीज़ों का देखते चले आ रहे हैं और लेते चली आ रही है मार्केट, और वो चीज़ें हमें वक्तन फवक्तन मार्केट में और स्टॉक्स की प्राइसेस में नज़र आ रही हैं जी। तो अब आई थिंक जो डाउनवर्ड जो रूम रह गया है मार्केट का वो काफ़ी लिमिटेड है। बट ये कि अगर स्टिल आपकी अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो वो इस सूरत में आई थिंक फॉर द इन्वेस्टर्स वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन सकती है रादर देन सेलिंग। राइट राइट राइट। अच्छा, ओवरऑल इन हाउस ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यही बात करते हैं कि हमारे पास अभी क्या ट्रिगर्स मौजूद हैं, थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम ऑल सिनेरियो जो भी हो रहा है।
देखें अभी तो हमारे पास जो ट्रिगर्स हैं वो सबसे पहले तो आपका ये पॉलिटिकल सीन जो अभी इस वक्त हमारे पास ये वाइप आउट हो जाए, बिल्कुल ठीक ये है। इसका जो भी रिजल्ट आना है, मैं लाइक आई एम नॉट हियर टू फोरकास्ट कि व्हाट द रिजल्ट विल बी, बट ये कि उसका जो भी रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव हो गया, चले आप नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ, फिर भी हम आपसे थोड़ा सा निकलवा लेते हैं चीज़ों को, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्या मार्केट का रिएक्शन होगा? देखें पॉजिटिव या इसमें हमें ये नहीं देखना कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो मार्केट क्या इम्पैक्ट लेगी या नेगेटिव आएगा तो क्या अच्छा। इम्पैक्ट लेगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि रिजल्ट आएगा और उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन बननी चाहिए, ठीक है, और मार्केट को अपने फंडामेंटल्स पे ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज देखें पहले भी हमने देखा कि जब ये पॉलिटिकल नॉइज ज़्यादा होता है कभी भी मुल्क में, लाइक हमने 2017 में 18 में ये सिचुएशन पहले भी देखी है, तो वो इम्पैक्ट तो मार्केट पे उस चीज़ का ज़रूर होता है, बट उसकी नेचर टेम्पररी होती है, वो परमानेंट नेचर का नहीं होता। एंड सूनर और लेटर फिर मार्केट अपने फंडामेंटल्स पे वापस आती है और चीज़ें दोबारा से उस तरीके से ट्रेड होना शुरू होती हैं जैसे मार्केट में डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स ये सारी चीज़ें दोबारा हैवी हो जाती हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो फिर और पीछे चला एट द सेम टाइम ये जो हमारा डॉलर अप्रिशिएट डेली बेसिस पे कर रहा है, आज तो 182 पे चला गया है काशिफ साहब, अब तो काफ़ी सारी हम कह सकते हैं कंसर्न्स हो गए हैं। मेरे ख्याल में देखें कंसर्न इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि डॉलर 182 है या 185 है, लाइक आपको एक व्यू लेना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑब्वियसली हमारी लो जा रही है तो ये भी तो कंसर्न है। देखें कंसर्न यहाँ पे होना चाहिए कि डॉलर अभी तो 182 है जी, आपको बेट इस चीज पे लेनी है कि इन नियर फ्यूचर आपको डॉलर 200 दिखता है कि 160 दिखता है, क्या दिखता है? तो ये देखें ये तो मेरा अपना एक कहना तो यही आसान हो रहा है कि 200 ही जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ये है। चक्कर हमारे पास हमेशा यही होता है इवन इन स्टॉक मार्केट और इन करेंसी मार्केट कि जब अच्छा। चीजें अपवर्ड ट्रेंड में होती है ना तो वहां पे डाउनवर्ड लोग इग्नोर कर, डाउनवर्ड जो ट्रिगर्स होते हैं वो लोग इग्नोर कर देते हैं, और सेम केस अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में चीजें होती हैं तो जो अपवर्ड ट्रिगर्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा है पिछले बल्कि इनफैक्ट अब तो साल हो गए, तो कई सालों से हम देख रहे हैं कि डॉलर एक अपवर्ड ट्रेंड में ही है। बीच में एक छोटा सा टाइम जरूर हमने देखा था जब डॉलर थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ था, रुपी स्ट्रांग हुआ था, 150 के अराउंड ही आया था वो भी, लेकिन वो भी एक बहुत छोटे टाइम के लिए था। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं रेमिटेंसेस के हवाले से, जैसे नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं आज भी, जो नंबर्स हैं वो अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखे जाएं यहाँ पर, तो मेरा पाकिस्तान मेरा घर फाइनेंसिंग के अंदर तकरीबन 53.1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस में जो है वो ये अमाउंट आया है, और इसके साथ साथ अगर फरवरी की बात की जाए तो 9.3 बिलियन से, मतलब एक हाईएस्ट इन द हिस्ट्री जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या समझ रहे हैं आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के जो जितने भी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल हो चाहे ओवरऑल सर्कमस्टांसेस हो, उस पर काफ़ी हद तक जो है वो कॉन्फिडेंट है। तो अब जबकि मार्केट के अंदर भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है या मार्केट के अंदर भी लिक्विडिटी चाहिए होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कितना कुशन मिल सकता है, नंबर 1, एंड नंबर 2 क्या वो स्टॉक मार्केट का रुख करेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं इस सिनेरियो में, और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, क्योंकि रेमिटेंसेस के आप नंबर्स देखें तो कंटिन्यूसली अपवर्ड ही हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी देखें, एक मेरा पाकिस्तान मेरा घर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ये दो अलग, फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज रियल एस्टेट, वो रियल एस्टेट आ जाता है, ये स्टॉक मार्केट आ जाती है। स्टॉक मार्केट के लिए अभी भी लोगों के कंसर्न्स मौजूद हैं, ठीक है, लाइक वो रियल एस्टेट के लिए कंसर्न्स दूसरे हो सकते हैं, वो ये कंसर्न्स नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट पे भी असरअंदाज होती हैं, बट उनका इम्पैक्ट उस तेज़ी से हमें देखने को नहीं मिलता जो स्टॉक मार्केट में नज़र आता है। ओके, दिस इज़ द रीज़न। चले जी, साद बिन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है ओवर कॉल, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप एमडी हैं KSB ट्रेड सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम टू द शो। साद, सबसे पहले ये बताइए कि आज की मार्केट और ओवरऑल सिनेरियो, अभी काशिफ मुनव्वर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम यही बात कर रहे थे, मार्केट आउटलुक की बात हो रही है। एक तरफ इंटरनेशनली जो सूरत हाल है वो थोड़ा सा फ्रेजाइल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी सेंसिटिव मामला शुरू हो चुका है। इसके ऊपर क्या मार्केट का रिएक्शन होगा और अब आने वाले दिनों में क्या मार्केट कैसे बिहेव करेगी? देखिए, जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी रही है वो तो हमने देखा है कि उसकी वजह से जो इंडेक्स है वो काफ़ी पहले से नीचे आया है। तो मार्केट ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंसर्न रहे हैं
लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टनिटी के अलावा जो दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हो रहे थे, जिसमें कमोडिटी प्राइसेस के अंदर क्रूड ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना था या कोल प्राइसेस का ऊपर जाना है, वो भी एक एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहा है। तो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था कि स्टेट बैंक डिसाइडेड कि हमें वहां पर कोई खास एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात है कि अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर इस तरह से बिल्ड हुए तो फिर हमें शायद इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ जाए। और उसके बाद हमने देखा है कि जो टी बिल का ऑप्शन हुआ है और पीआईबी के ऑप्शन हुए, उसमें यील्ड एक्चुअली डिफरेंट टेनर्स के ऊपर आई हैं। मेरे ख्याल में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जिसको इन्वेस्टर्स अभी देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं हो रही या मार्केट कोई एक डायरेक्शन नहीं ले पा रही, उसमें कमिंग रमजान इफेक्ट भी है। तो रमजान में हमने देखा है कि ओवरऑल पिछले हमने 10-15 साल का जो डेटा देखा है, हर रमजान सीजन में पिछले महीने के मुकाबले में ओवरऑल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो तकरीबन 22 to 25% नीचे आ जाता है। तो उसमें अगर हम अभी देखें तो इस महीने का जो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम है वो तकरीबन 200 मिलियन के करीब रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो अभी एक हफ्ता रह गया है रमजान स्टार्ट होने में, वहां पे भी जो है वॉल्यूम्स कम हो जाए, बिकॉज इन्वेस्टर्स नो दिस कि एवरी अदर ईयर दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो होता यह है कि वो अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी को उसी हिसाब से काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि पहले एक वो सिग्निफिकेंट प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी बहुत नीचे हो जाती है। अगले हफ्ते भी हम शायद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वजह से वॉल्यूम्स कम रहे। लेकिन इस रमजान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो वो है फैक्टर जिसको देखना चाहिए, वो ये जरूर है कि आपका जो रिजल्ट सीजन होगा वो इस दफा मार्च के जो रिजल्ट होंगे वो अप्रैल में आने शुरू हो रहे होंगे, एंड दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। और वहां पे कुछ जो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से रमजान के दरमियान में भी मार्केट जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ओके, जबकि हम ऑब्वियसली यही बात कर रहे हैं कि रमजान सीजन के अंदर थोड़ा सा एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, एक होली मंथ है और चीजें जो है वो थोड़ा सा तो चेंज हो जाती है। अग्रीड के वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, लेकिन हमने अगर पिछले 10-12 साल का डेटा स्पेसिफिकली देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि हर रमजान में मार्केट नीचे आती है। कुछ दफा हमने देखा है कि नीचे आई है, लेकिन ज्यादातर दफा हमने देखा है कि मार्केट ऊपर भी गई है। राइट, ऑल्दो यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक साद। अच्छा, रुपये की वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। काशिफ से भी हम यही पूछ रहे थे, 182 के हिस्टोरिक हाई पे दिखाई दे रहा है रुपी। कितनी ज़्यादा डिवैल्यूएशन आप विटनेस कर रहे हैं रुपी के अंदर, और डायरेक्शन किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? राइट, देखिए डायरेक्शन तो इट्स ऑफ कोर्स नेगेटिव, और उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से खास तौर पे जैसे हमने पॉलिटिकल अनसर्टनिटी डिस्कस किया, तो उसका जो इम्प्लीकेशन है वो असल में रुपी डिप्रिसिएशन पे ही आ रही है। एंड तो लोग जो हैं वो सेफ हेवन के तौर पे एक्विटीज में नहीं जा रहे, रियल एस्टेट में नहीं जा रहे, बल्कि वो डॉलर्स को प्रेफर कर रहे हैं कि वहां पर इन्वेस्ट कर दिया जाए। और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आज का भी जो खास तौर पे मनी मार्केट में जो सेशन चल रहा था, वहां पे पीपल वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि स्टेट बैंक इंटरवीन करे और वहां पर कोई डॉलर सप्लाई आ जाए, जिसकी वजह से ये रेट नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन मार्केट के अंदर हुआ साथ, मार्केट में लास्ट आवर में बाइंग देखी गई। और अच्छा, हमारी जो एक्विटीज मार्केट है उसके अंदर तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। आई वाज जस्ट एक्चुअली रेफरिंग टू द मनी मार्केट, जिसमें ये आपकी रुपी पैरिटी डिफाइन हो रही है। तो वो रुपी का आपने बिल्कुल सही कहा कि 181 प्लस और 182 के करीब चल रहा है, और ये इंटरबैंक मार्केट है, एंड इट शुड हैव कम बिलो 180 लेवल। 175 पे एक पैरिटी बिल्ड हो गई थी एवरेज, वहां पर काम होता। लेकिन ये अनसर्टनिटी जो पॉलिटिकल लेवल पे हम देख रहे हैं वो असल में ट्रांसलेट हो रही है रुपी डिवैल्यूएशन में, डिप्रिसिएशन में। आपने कहा कि हम कहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त जो लोगों के अंदर जो कंसर्न नजर आ रहा है, वो नजर यही आ रहा है कि जो ओपन मार्केट में जो रेट्स हैं जो कि 184, 185 के पास हैं, वो हमें यहाँ पर इंटरबैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। राइट अच्छा साद, पॉलिटिकली थोड़ा सा नॉइज दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की, अभी जो एक सर्कमस्टांसेस थोड़े से देखे जा रहे हैं। ये सिचुएशन आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे ओवरऑल कि यहाँ पे जो रीजन में हमारी एक्टिविटी है, हमेशा से देखा जाता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी चीज़ दिखाई देती है, और अभी भी हम काफ़ी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मौजूद है 5.5 के करीब में जो है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे पॉलिटिकली थोड़ा सा यहाँ पे एक
स्टॉर्म जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आ सकती है और प्राइस अर्निंग मल्टीपल दोबारा अपने 8 या 9 के मल्टीपल पे, जो हमेशा से 8 तो रहता ही है, उस पर ट्रेड कर सकते हैं? मेरे ख्याल में यहाँ जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, मार्केट कभी भी उस चीज़ को वो लाइक नहीं करती, और जिसकी वजह से हम मार्केट में इस तरह का एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। और रीजनल पर्सपेक्टिव में इसको देखना खास तौर पर बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होगा कि जैसे श्रीलंका में एक इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई है कि वहाँ पे they are cutting costs and they have not been able to maintain a parity of their own currency, जो कि 280 के लेवल पे चली गई है। इतनी सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स बड़ा एक खराब इम्पैक्ट देती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ये रीजन में जिस तरह की डिस्ट्रप्शन हो गई है, जिसमें हमने रशिया यूक्रेन का देखा, और उस फॉल आउट की वजह से हमने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस हैव एक्चुअली शॉट अप। हम भी असल में उन इकोनॉमीज में से हैं जिनमें कि तकरीबन 75 to 80% जो हम अपनी ऑयल की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो हम बाहर से मीट करते हैं, वो हम इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। एंड वी नो कि वी डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स विद अस, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी पे एक अनड्यू एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जो कि रुपी पैरिटी पे आ रहा है। मेरा ख्याल यही है कि अभी नियर टर्म में हमें कोई रिस्पाइट नहीं नजर आ रही, जो कि पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान है। ये जैसे ही मामला सेटल होगा तब हम देख सकते हैं कि रुपी जो है वो भी अपनी एक ट्रू वैल्यू के ऊपर आ जाए। अदरवाइज लगता यही है कि मार्केट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट है और रुपी की भी स्लिपेज रहेगी। साथ हम आपकी प्रेजेंस से फायदा उठाऊंगी, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, वो इन्वेस्टर्स जो खास कर अभी सोच रहे थे कि मार्केट के अंदर कोई डिप आ रहा है और ये एंट्री लेने का टाइम है? Well, actually, it's a very tough question in the sense that they have been buying, investors in general have been buying the dips for quite some time now, and this is why they are getting desperate कि हम हर दफा मार्केट अच्छी लग रही होती है, वो फिर बाय करते हैं, वो मजीद अच्छी हो जाती है। And that's not and so I guess जो important बात है वो यही है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक और जो लोकल लेवल पे जो ये रिस्क्स हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं और मिटिगेट करते हैं। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है तो फिर नेचुरली इन्वेस्टर्स would be willing to take bet, but otherwise my suggestion would be to stay cautious. अभी इस वक्त as of now I would say cash is the king, but in the coming weeks जब ये मार्केट अगर नीचे जाती है तो फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वरना अदरवाइज अग्रेसिव रहने का कोई फायदा नहीं होगा। राइट साद, रिस्क ज्यादा है। वेल थैंक यू सो मच साद, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। और कैश इज द किंग, यही रूल है अभी की मार्केट का और अभी सिनेरियो का। काशिफ साहब बिल्कुल होना यही चाहिए, बिकॉज जिस तरह अभी साद ने भी बोला कि लोग डिप्स पे बाय कर करके काफ़ी अब जो हैं वो डेस्परेट होते जा रहे हैं कि हमेशा वो डिप्स का वेट करते हैं, डिप्स मिलती हैं, बाय करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक हफ्ते के बाद नई डिप नज़र आ जाती है। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी अच्छी बिल्कुल है कि कैश इज़ द किंग, एंड आई थिंक जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती, आपको पॉलिटिकल सिनेरियो क्लियर नहीं नज़र आता, उस वक्त तक यू शुड सिट ऑन कैश, जो कि अब मेरे ख्याल में ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक कुछ टाइम के बाद विद इन अ वीक और 2, अभी तो हमने काफी टाइम निकाल लिया है, बल्कि अब तो एक ही हफ्ता रह गया, थोड़ा सा इसको भी अगर गुजार लें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टर्स जो मैं साथ से भी पूछ रही थी कि वो इन्वेस्टर्स जो अभी सोच रहे थे कि ये डिप आ रही है और यहाँ बाइंग कर लें, तो क्या करना चाहिए ऐसे इन्वेस्टर्स को जो अभी कैश पे हैं? और आपने कहा कैश इज द किंग, अभी रखना चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर भी तो डिप बन रहा है। आपको याद होगा, थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं हम, कोविड स्टार्ट हुआ, 27,000 के लेवल्स आ गए थे मार्केट के अंदर। 27,000 के लेवल्स पे लोग डर रहे थे इन्वेस्टमेंट ना करें, जबकि कुछ एनालिस्ट ऐसा भी कह रहे थे कि अभी इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है, और वही हुआ। मार्केट ने दोबारा रिकवर किया और 44-45,000 के लेवल पे आके स्टॉप किया। तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है? देखें, सिचुएशन इस वक्त ये है कि राइट नाउ अगर मैं किसी को ये बोलूं कि बाय ऑन डिप्स, तो अगर वो मार्केट में पहले से इन्वेस्ट करते हुए चले आ रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी सारी मार्केट में डिप्स देख ली होंगी, और उनको मेरे अलावा 10 और लोगों ने भी बोल दिया होगा कि बाय ऑन डिप्स, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करते हैं। बट ये कि कैश पे अगर बैठेंगे तो आई थिंक बॉटम तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि मार्केट ने कहाँ से जाके दोबारा रिबाउंड लेना है।
ये तो कोई भी नहीं बता अच्छा, सकता। इसके लिए हम अच्छे ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्क्रिप्ट्स हो जो कि अच्छा पे कर रहे हो। एग्जैक्टली, जब आपको ए क्वालिटी की चीज चीप मिल रही है तो देन यू शुड नॉट गो फॉर बी क्वालिटी। राइट राइट, बी क्वालिटी पेनी स्टॉक्स को आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया है, राइट? तो अब इसमें यही है कि अच्छा, क्यों जा रहे हैं आजकल, ये थोड़ा सा अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड पूछें, थोड़ा सा हम इस चीज़ से हट के, क्यों जाते हैं लोग पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा? क्यों आजकल जो है वो सोच रहे हैं कि बाइंग कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा बिकॉज पार्क कर दें? उनके अंदर होता ये है कि आपको जो आपका कैपिटल गेन है वो जल्दी आप रियलाइज कर लेते हैं, लाइक आपको प्रॉफिट्स जल्दी बन जाते हैं, या इनफैक्ट दूसरे केस में अगर आप देखें तो जिस तरह प्रॉफिट्स बनते हैं उसी तरह लॉसेस भी होते हैं। तो लेकिन लोगों को अट्रैक्शन वहीं से मिलती है। जो आपके ब्लू चिप्स हैं उनके अंदर वो एक वैल्यू बाय होती है, और पेनी स्टॉक्स के अंदर होता ये है कि आप बाय तो करते हैं और अगर 3 दफ़ा आपके पैसे बनते हैं तो लाइक 4th टाइम आप लूज़र भी बन जाते हैं। तो ये चीज़ें टाइम एंड अगेन हम देखते आ रहे हैं पहले से मार्केट के अंदर, और ये नॉर्म है मार्केट का। लेकिन ये कि ब्लू चिप के अंदर इन्वेस्टमेंट सेव होती है, और लाइक अगर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की तरफ फोकस्ड हैं तो राइट नाउ आई थिंक वो एक अच्छा टाइम है कि इस डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स भी वो भी आपको एक चीप वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अच्छा, राइट। अगर थोड़ा सा इंटरनेशनली बात करें तो जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रही थी कि रशिया ने कहा है वो रबर में डील करेंगे, इस तरीके से चाइना ने भी एक इंटरनेशनली करेंसी को बोला है कि हम इस करेंसी में सब लोग अगर ट्रेड करें तो सही रहेगा। तो ये जो एक्चुअली टग ऑफ वॉर चल रही है, इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। आई थिंक देखें, ये तो बातें हैं कि जिसे हम टाइम एंड अगेन चीज़ों में सुनते रहते हैं और मार्केट में आती रहती हैं। स्पेशली हमने ये केस भी देखा कि इवन अफ़गानिस्तान के टाइम पे हमें काफ़ी प्रेशर्स नज़र आए थे दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से, लेकिन वो चीज़ें सस्टेनेबल कितनी है हमें ये देखना है कि बात तो बिल्कुल हुई है, बट उस बात के अंदर वेटेज कितनी है और आगे वो चीज़ प्रैक्टिकल है भी या नहीं। राइट। तो ये चीज़ें हमें सुनने में बिल्कुल नज़र आई हैं। जैसे आपने अभी रशिया वाली बात की, तो मैंने आज ही वो चीज़ पढ़ी कि कोई भी यूरोपियन कंट्री इस वक्त इस बात पे तैयार नहीं है कि रशियन करेंसी के अंदर वो ट्रेड करे। ओके। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन या पाकिस्तान को एक रीजन के अंदर पोजीशन देने की, तो पाकिस्तान बीइंग अ कंट्री कहाँ खड़ा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बायलैटरल रिलेशन से? देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मसले तो हैं, और ये मसले गोइंग फॉरवर्ड देखें वो मसले हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में फेस कर रही है कंट्रीज। बिल्कुल। तो गोइंग फॉरवर्ड इन मसलों से निकलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर कंटिन्यूटी है। राइट, जो पॉलिसीज बनी हुई बिल्कुल। देखें, गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, वो 5 साल के लिए रुकती है। हमारे मुल्क में कभी 3 साल के लिए रुकती है, कभी 4 साल के लिए। वो तो कंप्लीट हुए थे, और ये भी ऑल्दो कंप्लीट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट रहे या जाए, लेकिन जो कंटिन्यूटी है पॉलिसीज के अंदर वो जितना इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती है और कोई दूसरी चीज़ नहीं देती। राइट। जो अच्छी पॉलिसीज हैं उसको आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी, जो अपने टेनर के बाद एक गवर्नमेंट जाएगी और दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तो वो पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। राइट। चले जी, मजीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या नंबर्स रहे आज। गोल्ड पर तोला प्राइस 1,29,400 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,10,940 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आज 1944.81 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 114.8, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 121.8। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197.5, सेलिंग वाज 199.5, यूके पाउंड बाइंग रही 238 रुपीज, सेलिंग वाज 240.3, यूएस डॉलर बाइंग रही 182 रुपीज, सेलिंग वाज 183.2,
Chinese yuan buying रही 23.55, selling was 23.95. Saudi Riyal buying रही 48.05, selling was 48.85. UAE dirham buying at 49.55, selling was 50.3. Kuwaiti dinar buying रही 481.85, selling was 484.35. And lastly, Omani Riyal buying रही 392.85, selling was 394.88. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। डॉलर की प्राइस ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी देर से 182 एंड 183। इट मीन्स कि यहाँ पे इंटर मार्केट में डॉलर जो है वो हिस्टोरिक हाई पे दिखाई दे रहा है और ख़ासकर रुपी डिवैल्यूएट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के लिए अभी भी हम कह सकते हैं वो सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि जब कोविड के अंदर भी हमने देखा था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी देखी गई थी, और इस बार भी हम ऑप्टिमिस्टिक है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान बेनिफिशियरी होगा। काशिफ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, मार्केट के बारे में बात हो रही है, सेक्टर्स वाइज पोजीशन पे बात करेंगे और वन बाय वन सेक्टर में आपसे पूछूंगी और आप उसका आंसर करेंगे। ओवरऑल सबसे ज़्यादा सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। सीमेंट सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है, और अभी जो कि कोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं वो आप कैसे देख रहे हैं सीमेंट के लिए? सीमेंट सेक्टर आई थिंक, मैं अगर बात करूं कि कोई मेरे टॉपिक्स पूछे तो वो सीमेंट सेक्टर में ही होंगे इस वक्त। अच्छा। बिकॉज ऑफ द रीज़न कि देखें कोल प्राइसेस, जैसे आपने बात की, कोल प्राइसेस अभी भी ऊपर हैं, बट वो मजीद ऊपर थी और वहां से नीचे आई हैं। अच्छा। लाइक हमने कोल प्राइसेस पहले देखी नहीं, थी, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर चले गई हैं। राइट नाउ अब जो आज से नया फ्यूचर हाँ। शुरू हुआ है वो अराउंड 270-275 के अराउंड वहाँ पे प्राइस ट्रेड हो रही है डॉलर्स, जो कि 450 पे हमने लास्ट मंथ देखी थी। अच्छा। तो वो 450 से अगर नीचे अभी आई हैं तो ठीक है, अभी भी उसके अंदर बहुत रूम है, बिकॉज 150 से 450 तक जो कोल की प्राइस गई थी वो बहुत जल्दी गई थी, बिल्कुल, और उसके बाद वहां पे सस्टेन करके थोड़ा सा और अब दोबारा नीचे आना शुरू हुई। लेकिन मैं आज ही चीज़ें देख रहा था तो जो फ्यूचर्स कोल के आगे मंथ्स में नज़र आ रहे हैं वो कंसेक्यूटिव नीचे हैं, जो कि अराउंड $140, $150 इस रेंज के अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं। ओके। तो लेकिन वो इस वक्त की बात है। अगर यहाँ से आपका कोल के फ्यूचर्स दोबारा ऊपर चले गए, लाइक जिस तरीके से हमने विटनेस ऑयल की प्राइसेस में किया, अगर वही चीज़ हमें कोल में भी रिफ्लेक्शन नज़र आती है तो फिर वो फ्यूचर्स भी चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली। बट इस वक्त जो सीन है वो आई थिंक के कोल की प्राइसेस जो हैं वो गोइंग फॉरवर्ड भी थोड़ा नीचे ही दिख रही हैं, तो उसके हिसाब वो भी एक सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। ओके। प्लस सीमेंट सेक्टर के अंदर एक और पॉजिटिव चीज़ जो प्राइस के हिसाब से मुझे नज़र आ रही है वो ये कि प्राइसेस बहुत नीचे आ गई हैं। अच्छा, तो मार्केट के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा? लोकल मार्केट को अगर हम बात करें, सीमेंट की मार्केट को, क्या वो अपने पर बैग अमाउंट बढ़ाएंगे? कुछ ऐसा पर बैग अमाउंट हमने पिछले दिनों में देखा भी है कि किसी वक्त इन्होंने 20 रुपीज़, किसी वक्त 50 रुपीज़ बढ़े हैं पिछले दिनों में। बट गोइंग फॉरवर्ड भी अगर रहा इस तरीके की सिनेरियो, तो अगर हमने दोबारा, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कोल की प्राइसेस अगर हमने दोबारा ऊपर जाते हुए देखी तो ये सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, और उसके बाद आपको सीमेंट की प्राइसेस मजीद जो पर बैग प्राइसेस हैं उसमें भी इंक्रीज नज़र आ सकता है, तो रूम तो मौजूद है। राइट। अच्छा, चलिए सीमेंट की बात हुई है, स्टील कैसा दिखाई दे रहा है? स्टील ओवरऑल सिक्लिकल ही है और सीमेंट और स्टील थोड़ा सा कनेक्टेड भी है। इसके भी प्राइस रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया है, और रॉ मटेरियल का जो एक इम्पैक्ट है वो हमारे पास तो ऑब्वियसली आता है, फिर यहाँ पे डॉलर भी बढ़ रहा है, तो स्टील सेक्टर वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। देखें अभी जो इनकी अंदर इन दो सेक्टर्स के अंदर जो पॉजिटिविटी आनी है ना, वो एक चीज़ ये है कि आपका विंटर इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है। अच्छा। सेकेंडली अब ज़रा सा ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल नॉइज़ दोबारा, वो तो हर एक चीज़ पे इस वक्त हावी हुआ है, तो ज़रा सा ये कम हो तो फिर आपको क्लैरिटी जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी नज़र आएगी, जो कि सीमेंट और स्टील के लिए पॉजिटिव होगी। अभी जैसे आपने बात की थी कि वो गवर्नमेंट की जो स्कीम रियल स्टेट वाली है, घर वाली, वो चीज़ें भी एक पुश देंगी सीमेंट और स्टील सेक्टर्स को, लेकिन आफ्टर द क्लैरिटी इन द पॉलिटिकल नॉइज दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। राइट। अच्छा, फर्टिलाइजर सेक्टर कैसा दिख रहा है? अगर थोड़ा सा उनके अगर स्क्रिप्ट्स भी देखें तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, और उसके साथ साथ उनका डिविडेंड यील्ड भी बड़ा अच्छा है, तो फर्टिलाइजर डिविडेंड के काफी सेफ चल रहा है। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल फर्टिलाइजर को भी आप नज़र में रखना बिल्कुल ज़रूरी है। लाइक डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में जो लोग अपना पोर्टफोलियो मजीद बिल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए फर्टिलाइजर एक अच्छी बाय बन सकती है ऑन दीज लेवल्स, बिकॉज वैल्यूएशन भी चीप है और डिविडेंड्स भी आगे नज़र आ रहे हैं कि कुछ बेहतर होंगे। बट
अगेन हर चीज़ पे इस वक्त इस जो शॉर्ट टर्म में इस वक्त जो सारी चीज़ों पे एक चीज़ भारी हुई हुई है वो आपका पॉलिटिकल नॉइज़ है, जो कि मेन रीज़न बन रहा है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को शेक करने का। अब वो जितनी जल्दी उस हम सिनेरियो से बाहर निकलेंगे उतना सारे सेक्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए वो चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी हमें। राइट और अगर बात की जाए आईटी सेक्टर की, जो कि एक अच्छी उड़ान एक अच्छी दिखाई दे रही है, तो फिर आईटी सेक्टर कैसा देखें? आईटी सेक्टर मेरे ख्याल में तो आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रूम है ऊपर जाने का, और स्टॉक्स जिन वैल्यूज़ पे आज ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक वहाँ से ऊपर जाने का रूम हमें काफ़ी नज़र आ रहा है। लेकिन आईटी है, फर्टिलाइजर्स हैं, सीमेंट्स हैं, स्टील्स हैं, ये और आगे कोई दूसरा सेक्टर भी अगर आप लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ों पे जो एक चीज़ इस वक्त हैवी नज़र आ रही है, दैट इज़ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट। राइट अच्छा एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगी कि ये पूछना चाहूँ कि डॉलर की इम्पैक्ट क्या होगी, क्योंकि आईटी है, पेमेंट ऑब्वियसली डॉलर के अंदर आएगी, सीमेंट है तो कोल प्राइसेस हमें जो है वो डॉलर में ही देने, और अगर स्टील की बात की जाए तो रॉ मटेरियल अगेन डॉलर पे, तो डॉलर का जो एक इशू है वो ज़्यादा आज के दिन मैं चाहती हूँ कि आप हाईलाइट करें। देखें, ये अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो लाइक 180 से 190 होता है या 185 होता है, कहीं पे भी हमें ऊपर डॉलर की ट्रेंड अपवर्ड ही नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए कहीं पे भी सूटेबल तो नहीं हो रही हैं। सूटेबल नहीं हो रही है। आप विंडो में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि यूएस डॉलर की प्राइस 181.8 दिखाई दे रही है, आज की बाइंग और सेलिंग 183.2। इट मींस कि इंटर मार्केट में अभी ये रेट्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से अगर डाउन साइड पे चले जाएं चीज़ें तो बेहतर हो सकता है, थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस मौजूद थी, ये फोरकास्ट मौजूद था कि 200 तक जाएगा, तो ऑब्वियसली जब यहाँ तक ऐसी फ्लाई नज़र आ रही है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है सिचुएशन। अच्छा काशिफ साहब, और अगर सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी ये बात की जा रही थी कि थोड़ा सा वो स्ट्राइक वगैरह पे जा रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? फार्मास्यूटिकल भी देखें, डिमांड अपनी जगह पे, प्राइसेस अपनी जगह पे, बट वही चीज़ है कि मुझे इस वक्त का सिनेरियो अगर आप देखें तो फार्मा से ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे बैंक्स लग रहे हैं, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि अपवर्ड ट्रेंड में है, और आगे उम्मीद यही है कि डिस्काउंट रेट भी अपवर्ड ट्रेंड ही अपना बनाएगा, जो स्टेटस को पिछले दिनों से रहा था वो भी ट्रेंड चेंज होगा, बिकॉज अब हमें इस मंथ अप्रैल के मंथ के एंड में जो है वो दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी मिल रही है, जिसमें डबल डिजिट पे जाने के इम्कान बिल्कुल हैं, और क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी नहीं रुक रही है, जब इन्फ्लेशन आपकी ऊपर ग्लोबली नहीं रुक रही तो वो पाकिस्तान में इसमें क्या एक कंट्री टू कंट्री नहीं, तो लेकिन हम उसमें फिर हम डिस्काउंट रेट को भी नहीं रोक पाएंगे ना, हम कैसे रोक सकते हैं? ऑलरेडी फेड ने भी जो है वो बढ़ा दिया है, तो फिर यहाँ तो हमें भी बढ़ाना ही पड़ेगा, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो अट्रैक्टिव होता चला जा रहा है। जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है जिस तरीके से डिस्काउंट रेट बढ़ने पे उनको परफॉर्म करना चाहिए था, और अगर आगे हमें ट्रेंड अपवर्ड नज़र आता है तो उनके अंदर परफॉर्मेंस की बहुत गुंजाइश है। अच्छा, अब अगर आप बोल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं और ट्रेंड अपवर्ड दिखाई देता है, तो चीज़ें जो है वो मज़ीद चेंज होती हुई दिखाई देंगी, तो फिर बैंकिंग सेक्टर इसका मतलब है कि ये ले लेना चाहिए, इन्वेस्टर्स की चॉइस जो है बैंकिंग सेक्टर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, और बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो बहुत मेजर पार्ट हैं किसी भी बड़े पोर्टफोलियो का। ओके चलें जी, आप जब पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर को आप लाइमलाइट में रखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, ट्रेडिंग टाइटन्स का प्लीज़ बताइए, के ट्रेड की जानिब से ये ट्रेडिंग टाइटन्स दी जा रहा था, और उसके अंदर आप लोग डेली जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। आई थिंक कि ये ट्रेडिंग टाइटन्स का 3rd हमारा एपिसोड था, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो पिछली दफ़ा से बेहतर हो रहा है। अच्छा, लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है, और जिस तरीके से हमने इस चीज़ को मार्केट किया है, आई थिंक कि ये ट्रेडिंग टाइटन्स जो है ये इट विल बी अ बिग सक्सेस। अच्छा, क्या जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टाइटन्स बनने जा रहे हैं, कितने
ऑप्टिमिस्टिक है, क्या कर रहे हैं, आपको पता चलता है उनकी एक्टिविटी कितने ने कितना कर लिया है? हाँ, नहीं मैं उसको मॉनिटर तो नहीं कर रहा, बट ये कि जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ से मुझे टाइम टू टाइम मैं पूछता रहता हूँ या मुझे चीज़ें पता हाँ, चलती रहती क्या हैं। हुआ आज, तो कैसे उनका बिल्कुल। जो है वो एक्टिविटी रही, तो रिस्पॉन्स उसके अंदर बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चे स्मार्ट खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये जो चीज़ें स्टार्ट होंगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे हमें नज़र आई है, तो अब इसके बाद जाहिर सी बात है जितने पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर ज़्यादा बढ़ेंगे बिल्कुल, तो इसका इट मीन्स के अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर। विनिंग और लूजिंग इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस हियर। लाइक अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो जर्नी है उनके लिए ये बिल्कुल मैटर करती है। इट्स द स्टार्ट ऑफ द रोड फॉर देम। और अगर वो यहाँ से एक अवेयरनेस लेके और एक इंटेंशन के साथ आगे चलेंगे तो विनिंग और लूजिंग अभी उनके लिए मैटर नहीं करती है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी विनर इंशाल्लाह। राइट और के ट्रेड बहुत ज़्यादा काविश अपनी करता है हमेशा से ही ट्रेडिंग टाइटन्स को प्रमोट करने के लिए, मार्केट की अवेयरनेस लोगों में डालने के लिए। क्या समझे हैं कितना ज़्यादा लोग अब अट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यू अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, या लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है? लोगों का रुझान बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है, और हम जिस तरीके से यहाँ से के ट्रेड के प्लेटफॉर्म से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। राइट क्योंकि हम देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा इंडिया की बात कर लें, अपने पड़ोसी मुल्क की, तो यहाँ पर बहुत सारी अवेयरनेस मौजूद है। लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एक बाइक पे जाने वाले इंसान भी और सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ी थोड़ी करें मगर करते हैं। बिल्कुल, तो वो अवेयरनेस की वजह से है। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे तो अवेयरनेस अगर लोगों के अंदर आई तो फिर मतलब हमारे पास सिर्फ ऊपर जाने का ही रूम है और कोई जगह ही नहीं है हमारे पास कि हम कहीं और जा सकें। बिल्कुल, और ये ऑब्वियसली के ट्रेड के प्लेटफॉर्म से या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर ये देखना चाहिए कि हमें सेविंग्स के प्लेटफॉर्म्स ढूंढने चाहिए। सेविंग तो करनी ही है आपको, चाहे आप डिफरेंट फंड्स के थ्रू करवाएं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट में करें, लेकिन सबसे ज़्यादा सेविंग की तरफ जाना चाहिए। आज बचाएंगे तो क्या होता है, वो कल काम आएगा। बिल्कुल, इस टाइप का होता है। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताइए कि स्टॉक मार्केट के अंदर और के ट्रेड के हवाले से आप अकाउंट ओपन कैसे कराएं और कैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक हमारे आम आदमी के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं की उन्होंने कहीं भी और स्टॉक मार्केट में आना चाहता है। देखें, उसमें एक कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर जो कि मतलब जो कहीं पे भी वो अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं वो एक रिक्वायरमेंट उनको फॉलो करनी पड़ती है। एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है जो फॉलो करना पड़ता है। तो वो एक सैलरीड पर्सन के लिए डिफरेंट है, बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट है। तो वो उस क्राइटेरिया, हमारे पास पूरी चेकलिस्ट अवेलेबल होती है। लाइक दे कैन कॉन्टैक्ट अस आइदर ऑन वेब और ऑन फ़ोन कॉल, और उसके बाद हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। उन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बहुत बहुत आसान होता है। वो चीज़ें वो एक दफ़ा अरेंज करके दे जस्ट हैव टू गिव अस अ कॉल, और उसके बाद वो अकाउंट ओपन होने में आई थिंक 1 और 2 डेज़ मैक्सिमम टाइम होता है। बहुत आसान सा प्रोसेस है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। के ट्रेड से काफ़ी डिटेल हमने डिस्कशन की आज के दिन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, खासकर के ट्रेड के हवाले से भी, कि कैसे अकाउंट ओपन होना चाहिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलें जी, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।